गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं हमारे अधूरे रहे अध्याय झांसी की रानी, जिसकी लेखिका हैं कवियत्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने झांसी की रानी की अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम, वीरदान और बलिदान की गाथा का सुंदर और सजीव वर्णन इस कविता के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के बारे में भी हमने देखा कि बचपन में उसको क्या क्या प्रिय था, उसका नाम क्या था, वो कहाँ की थी और उसका विवाह किसके साथ हुआ। झांसी के राजा के साथ जब इसका विवाह हुआ तो अल्प समय में ही वो राजा मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके मृत्यु के प्राप्त होने के उपरांत झांसी बिल्कुल वीरानी हो गई। तब फिरंगियों ने, अंग्रेज़ों ने, जिनमें डलहौजी उस समय का अधिकारी था, उसने मौका देख करके झांसी पर अधिकार कर लिया। झांसी पर अधिकार होने से रानी बिल्कुल दुखी हो चुकी थी और अब वो चूड़ियाँ पहनने वाले हाथों में उसने शस्त्र धारण करने की सोच ली थी। यहाँ तक अपना हो चुका था। तत्पश्चात देखिए, अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। यहाँ पर बता रही है कवित्री कि अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, कि उस फिरंगी की माया कैसी है, उस फिरंगी का प्रभाव कैसा है। वो इतना धोखाधड़ी करता है कि वो किसी के द्वारा की गई अनुनय और विनय को स्वीकार नहीं करता है। वो जब भारत में सर्वप्रथम उन्होंने प्रवेश किया था तो उन्होंने सबसे पहले व्यापार करने की अनुमति यहाँ से मांगी थी और व्यापारी बनकर के भारतीय राजाओं और नवाबों से दया की अपेक्षा की थी और दया प्राप्त की थी। परंतु राजाओं और नवाबों ने उनके गलत मंसूबों को नहीं पहचाना, गलत विचारधारा को नहीं समझ पाए और उनको व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। धीरे धीरे उन अंग्रेजों ने भारत के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। तो उसी के बारे में बताते हुए कवियत्री कहती है कि डलहौजी ने पैर पसारे, कि डलहौजी ने क्या किया, धीरे धीरे अपने पैर पसारना प्रारंभ कर दिया, यानी पैर फैलाना प्रारंभ कर दिया, अर्थात अपना क्षेत्र विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। और अब तो संपूर्ण भारत की काया पलटने लगी, अर्थात भारत पूरी तरह से रूप बदलने लगा। कि जो भारत भारतीय राजाओं और नवाबों के अधीन था, आज वो किसके अधीन होने लगा, वो अंग्रेजों के अधीन होने लगा। और उस फिरंगी ने, उस डलहौजी ने फिर धीरे धीरे क्या किया, यहाँ के राजाओं और नवाबों को अनुनय विनय को स्वीकार नहीं करते हुए उनको भी अपने पैरों की ठोकर मारी, अर्थात उनसे भी उनके राज्य छीन लिए, उनके अनुनय विनय को नहीं सुना और उनको भी अपना दास बना लिया। तब क्या हुआ, रानी दासी बनी ये दासी अब महारानी थी। कि रानी, झांसी की रानी क्या बन चुकी थी, दासी बन चुकी थी, बनी ये दासी अब महारानी थी। मतलब जो महारानी बन चुकी थी वो रानी आज दासी बन चुकी थी। और बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से कवित्र कहती है कि बुंदेलखंड के जो हर बोले हैं, अर्थात जो चारण और भाट कवि हैं, उनके मुख से हमने वो झांसी की रानी के अदम्य शौर्य, वीर्य, साहस, शौर्य, वीरता, पराक्रम और साहस को प्रकट करने वाली कहानी, मर्दों के समान अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने वाली की रानी की कहानी हमने कई बार सुनी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, और कैद पेशवा था बिठुर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि अंग्रेजों का धीरे धीरे किस तरह से साम्राज्य विस्तार हुआ। कि भारत की राजधानी जो दिल्ली थी वो भी भारत के राजाओं के हाथों छिन गई और लखनऊ भी उन्होंने बातों ही बातों में अपने अधीन कर लिया। कैद पेशवा था बिठुर में, और बिठुर में पेशवा जी को कैद कर लिया गया और नागपुर के ऊपर भी प्रहार करके नागपुर को भी अपने अधीन कर लिया गया। इसके अतिरिक्त उदयपुर, तंजौर, सतारा और कर्नाटक जो छोटे राज्य थे, इनकी तो उन अंग्रेजों की शक्ति के सामने कोई बिसात नहीं थी, कोई वजूद नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं था। अर्थात ये छोटे राज्य उस अंग्रेज शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। और अभी क्या हुआ था, सिंध, पंजाब और ब्रह्म पर भी इन्होंने वज्रनिपात किया था। अर्थात ब्रह्म का मतलब बर्मा, बर्मा देश, याद रखना।
वज्र निपात यानी बिजली गिरना अर्थात भारी मुसीबत आना, अर्थात इन अंग्रेजों ने क्या किया था, सिंध के ऊपर, पंजाब के ऊपर और बर्मा के ऊपर भी अपना अधिकार कर लिया था। बंगाल या मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, और बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो क्या कहा देखिए कि बंगाल और मद्रास की भी कहानी इनसे कोई अलग नहीं थी। और इस प्रकार से कवियत्री कहती है कि बुंदेलखंड के जो चारण या भाट जाति के जो कवि हैं उनके मुख से हमने उस झांसी की रानी की मर्दों के समान वीरता से लड़ने वाली अदम्य शौर्य, साहस, वीरता और पराक्रम की कहानियाँ कई बार सुनी थी। रानी रोही रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हराब। यहाँ पर उस स्थिति का चित्रण किया गया है जब यहाँ की रानियों और बेगमों की इज्जत को तार तार किया जा रहा था। कि रानी रोई रनिवासों में, ये रानियाँ अपने रनिवासों में बैठ कर के रोती हुई दिखाई देती थी। रनिवास रानियों का महल को कहा जाता। और बेगम गम से थी बाजार, और बेगम अर्थात जो मुस्लिम नवाबों की जो रानियाँ थी, मुस्लिम रानियाँ थी, वो भी क्या हो चुकी थी, अपने राज्य छीन जाने के दुख से बिल्कुल बेजार दिखाई दे रही थी, यानी गमगीन और दुखी दिखाई दे रही थी। और उन अंग्रेजों ने उनके साम्राज्यों पर अधिकार करके क्या किया, उनके गहने और कपड़ों को बेचना प्रारंभ कर दिया। कलकत्ते के बाजार में सरेआम उनकी नीलामी की खबरें हमेशा उनके अंग्रेजों के अखबार में छपा करती थी। और उसमें उसकी हेडिंग क्या होती थी, उसका शीर्षक क्या होता था कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखा हार। कि नागपुर के जेवर उस समय में बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे, और नौलखा हार लखनऊ का नवाबों का वो बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। उनकी नीलामी की खबरें उन अंग्रेजों के अखबार में सरेआम छपती हुई दिखाई देती थी। यूँ पर्दों की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, और बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि भारतीय राजाओं और नवाबों की रानियाँ जो हमेशा पर्दे में रहा करती थी, आज वो पर्दे में रहने वाली रानियों और बेगमों की इज्जत आज परदेशियों के हाथों बिक रही थी, नीलाम हो रही थी। ऐसी स्थिति का चित्रण हमने बुंदेलखंड के हर बोलो के मुँह से अर्थात चारण भाट कवियों के मुख से कई बार सुना है, जिसमें उन्होंने झांसी की रानी की अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए संघर्ष में प्रकट की गई अदम्य शौर्य, साहस, वीरता और पराक्रम का चित्रण हमारे समक्ष कई बार किया है। तत्पश्चात देखिए, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, और नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, और बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। कि कुटियों में थी विषम वेदना, कि उन गरीबों की झोपड़ियों में, उन कुटियों में रहने वाले लोगों के हृदय में भयंकर पीड़ा उठ रही थी। महलों में आहत अपमान, और महलों में रहने वाले राजाओं का सम्मान भी क्या हो चुका था, आहत हो चुका था, अर्थात वो अपमान से बिल्कुल घायल दिखाई दे रहे थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, लेकिन भारत के जो वीर सैनिक थे उनके मन में आज भी अपने पुरखों का अभिमान था कि किस तरह से हमारे पुरखों ने विदेशी आक्रांताओं से, बाहर से आने वाले शत्रुओं से कैसे सामना करके, मुकाबला करके अपने आप को बचाए रखा था और देश को स्वतंत्र बनाए रखा था। इन बातों को देखते हुए नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। कि नाना साहब और धुंधुपंत पेशवा जी क्या कर रहे थे, उन अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए सारे सामान एकत्रित करने लगे थे। और इन सबका सहयोग प्राप्त करके वो बहन छबीली कौन, झांसी की रानी, उसका बचपन का नाम था प्रेम का, कि बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। कि तभी उस झांसी की रानी अर्थात छबीली ने क्या कर दिया, रणचंडी का प्रकट आह्वान कर दिया, अर्थात अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का आह्वान कर दिया। और युद्ध का यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो उन्हें क्या करना था, सबसे पहले तो भारतीयों के मन में जो वीरता की भावना सो चुकी थी, उस सोई हुई ज्योति को फिर से जगाना था। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। ये बात, ये जो स्वतंत्रता का यज्ञ प्रारंभ हुआ तो उन्हें क्या करना था, उन्हें तो भारतीयों के मन में जो वीरता की भावना सो चुकी थी, उस सोई हुई भावना को फिर से जगाना था। बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। किस प्रकार से कवित्र कह रही है कि बुंदेलखंड के जो चारण और भाट कवि हैं उनके मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी कि मर्दों के समान अंग्रेजों से वीरता से लड़ने वाली, अदम्य शौर्य, साहस और पराक्रम का परिचय देने वाली वो झांसी की रानी की कहानी हमने कई बार
सुनी थी। अब कैसे यहाँ पर स्वतंत्रता का संघर्ष प्रारंभ हुआ कि महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी और मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। कि अब क्या हुआ, महलों ने तो इस स्वतंत्रता की आग को जलाया और झोपड़ियों में से ज्वाला उठने लगी, अर्थात महलों में से तो क्रांति का सूत्रपात हुआ, महलों के राजाओं ने तो क्रांति का आह्वान किया और झोपड़ियों में रहने वालों ने उनका साथ देना प्रारंभ कर दिया। और ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी कि ये स्वतंत्रता की चिंगारी किसी और ने प्रकट नहीं की थी, बल्कि ये तो प्रत्येक भारतीय के हृदय से उठ रही थी, उनके हृदय से प्रकट हुई थी। इस प्रकार से झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी कि झांसी भी जागृत हुई। सबसे पहले झांसी जागृत हुई, फिर दिल्ली चेती, फिर दिल्ली जागृत हुई और उस क्रांति की लपटें कहाँ तक पहुँच गई, उस क्रांति की लपटें लखनऊ तक पहुँच गई थी। मेरठ, कानपुर और पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। और जब दिल्ली को, लखनऊ को और झांसी को जागृत अवस्था में देखा तो उसके साथ देने के लिए मेरठ, कानपुर और पटना ने भी क्या कर दिया, अंग्रेजों के विरुद्ध भारी धूम मचा दी। तत्पश्चात देखिए, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी और बूंदे ले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, क्योंकि इन क्रांतिकारियों को क्या करना था, जबलपुर और कोल्हापुर में भी जो अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था, तो वहाँ के लोगों में भी जागृति का भाव पैदा करना था। उन लोगों के मन में भी वीरता का भाव पैदा करके इन अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ हलचल को उत्पन्न करना था। बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि खूब लड़ी मर्दानी, कि वो मर्दों के समान वीरता से लड़ने वाली वो और कोई नहीं बल्कि झांसी वाली रानी थी, जिसकी कहानी हमने बुंदेलखंड के चारण और भाट जाति के कवियों के मुख से, जो राजाओं की वीरतावलियाँ गाते हैं, उनकी यश गाथा गाते हैं, उनकी कीर्ति का गुणगान करते हैं, उनके मुख से हमने कई बार सुनी थी। अब इस स्वतंत्रता की यज्ञ वेदी में कई वीरवर आए काम, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, और नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, और अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, और भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। ये जो स्वतंत्रता का महायज्ञ प्रारंभ हो चुका था, इसमें भारत के कई क्रांतिकारी वीर काम आ चुके थे, जिनमें प्रमुख कौन थे, नाना साहब, धुंधुपंत पेशवा जी, तात्या टोपे, चतुर अजीमुल्ला, ये आदि प्रसिद्ध नाम थे जो इस युद्ध में काम आ चुके थे। अहमद शाह मौलवी, इसके अतिरिक्त आप देखिए अहमद शाह मौलवी साहब, ठाकुर कुंवर सिंह जो अतिरिक्त सुंदर थे, उन्होंने क्या किया, अपनी वीरता से इस क्रांति को सुशोभित किया था। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, कि ऐसे वीर थे जिनके नाम भारतीय इतिहास रूपी आकाश में सदैव अमर रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, लेकिन आज क्या है, आज राजनीतिक स्वार्थों के चलते उन्होंने जो कुर्बानी की थी, आज वो क्या कहलाती है, जुर्म कहलाती है, अर्थात उनके मार्गों को गलत माना जाता है। उस समय में भी उनके द्वारा किए गए कार्यों को जुर्म माना जा रहा था और उनकी कुर्बानी को कुर्बानी नहीं माना जा रहा था। बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि मर्दों के समान अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता का संघर्ष जगाने वाली, उनके विरुद्ध खड़ी होने वाली, वीरता और पराक्रम से उनका मुकाबला करने वाली उस झांसी की रानी की कहानी हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से, अर्थात चारण भाट कवियों के मुंह से कई बार सुनी थी। तत्पश्चात देखिए, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व असमानों में। देखिए कितनी सुंदर बात कही है कि इन वीरों की गाथा को आज हम झांसी के मैदानों में छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने झांसी के मैदानों में अपने आप को बलिदान कर दिया है। यहाँ पर देखिए, झांसी के मैदानों से वास्तविक बात यह है कि ये तो कहीं पर भी बलिदान हुए, परंतु झांसी के मैदान में जो घटना हुई वो महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि झांसी के मैदान में कौन खड़ी थी, लक्ष्मीबाई उन मर्दों के बीच में मर्द बन करके खड़ी हुई थी, उन वीर पुरुषों में वीरांगना बन करके खड़ी हुई थी। तभी उस
रानी लक्ष्मीबाई का मुकाबला करने के लिए कौन आ गया? लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा और वो भी अपनी सेना के जवानों में आगे बढ़ने लगा। उसको आगे बढ़ते देखकर रानी ने तलवार खींच ली। रानी ने भी क्या किया? उसका मुकाबला करने के लिए अपनी तलवार खींच ली और दो असमान प्रतिद्वंदियों में, दो असमान योद्धाओं में, क्योंकि एक स्त्री और एक पुरुष, उन असमान प्रतिद्वंदियों में वहाँ पर युद्ध होने लगा। लेकिन रानी की वीरता से क्या हुआ? जख्मी होकर वाकर भागा। उसे अजय हैरानी थी। वो वाकर जो अंग्रेज अधिकारी था वो रानी लक्ष्मीबाई के वार को और प्रहार को सहन नहीं कर सका और वो घायल होकर के वहाँ से भागने लगा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि एक स्त्री इतनी बलवान, इतनी पुरुष को धारण करने वाली, इतनी वीरता को धारण करने वाली कैसे हो सकती है। इस बात को लेकर के उसे बड़ा आश्चर्य था। बूंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से कवित्री कह रही है कि झांसी के मैदानों में मर्दों के समान वीरता से युद्ध करने वाली, अंग्रेजों का मुकाबला करने वाली, अदम्य साहस, शौर्य और वीरता का परिचय देने वाली उस रानी की कहानी हमने बुंदेलखंड के चारण भाट कवियों के मुख से कई बार सुनी थी। अब आगे देखिए, रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। कि रानी युद्ध के मैदान में आगे बढ़ते रही और कालपी पहुंच गई। उसने क्या किया? निरंतर 100 मील की दूरी को पार कर लिया। अब 100 मील एक साथ पार करने के कारण घोड़ा थक गया था और थक करके वो भूमि पर गिर गया और भूमि पर गिरते ही उस रानी के घोड़े का क्या हो गया? प्राणांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। वो घोड़ा तत्काल स्वर्ग सिधार गया। तब ऐसी असहाय अवस्था में देखकर यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। यमुना के तट पर रानी का मुकाबला करने के लिए अंग्रेज पहुंचे तो वहाँ पर भी अंग्रेजों को उस रानी से हार का सामना करना पड़ा और विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। और इस प्रकार से विजय प्राप्त करने वाली वो महारानी झांसी की रानी आगे बढ़ती रही और उसने धीरे धीरे ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया। तत्पश्चात देखिए, ग्वालियर महाराजा की बात है। अंग्रेजों के